हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हम ईथर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ईथर, इसके क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन मेथड, इन चीज़ों को कवर किया था। आज के लेक्चर में मैं एक बार फिर से ईथर को रिवीजन करवा रही हूँ। एक बार फिर से हम देखेंगे ईथर के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसकी प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। दैट मीन्स कि आज हमें ईथर का कंप्लीट लेक्चर देखना है। ऑलराइट। तो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि ईथर में जब दो इक्वल और डिफरेंट एल्किल या एरिल ग्रुप ऑक्सीजन परमाणु से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड हों, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो ईथर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीजन से आपके या तो दो एल्किल ग्रुप होगा सेम और डिफरेंट एल्किल ग्रुप, या फिर सेम एरिल ग्रुप या फिर डिफरेंट एरिल ग्रुप यहाँ पर ज्वाइंट होंगे। किससे? ऑक्सीजन एटम से। ओके। तो ईथर, यहाँ पर ईथर देख रहे हैं हम। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है क्या? ROR। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप और दो एरिल ग्रुप ज्वाइंट होंगे, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स कि जो डिफरेंट एल्किल और सेम एल्किल, डिफरेंट एरिल या सेम एरिल ग्रुप ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। क्लियर है? आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन में। तो ईथर, यहाँ पर आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं ईथर का। ईथर पे आप इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला है आपका सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर, और सेकेंड विल बी मिक्स्ड ईथर और असिमेट्रिकल ईथर। सिंपल ईथर में देखो, जब दो एल्किल ग्रुप, सेम एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड हों। एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल देखिए, डाईमेथिल ईथर का ऑक्सीजन है और दोनों तरफ आपके सेम एल्किल ग्रुप है, दोनों तरफ क्या है आपका? मेथिल है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्डेड आपके सेम एल्किल ग्रुप हो, ओके, ऑक्सीजन से दोनों ग्रुप आपके सेम हो, दैट मीन्स कि एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि एक ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो है आपका सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर। ऑलराइट। वहीं पर सेकंड देखो, सेकंड क्या हमारा? मिक्स्ड ईथर और असिमेट्रिकल ईथर। तो मिक्स्ड और असिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? जहां पर दोनों एल्किल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो, ऑक्सीजन एटम से डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच हो। ओके। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ईथर की। ईथर को यहाँ पर हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है आपका सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहाँ होगा? क्या होगा ये? जब ऑक्सीजन एटम से आपके सेम एल्किल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, डाईमेथिल ईथर है, ऑक्सीजन के साथ आपके दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये हमारे सेम एल्किल ग्रुप है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सेम एल्किल ग्रुप होता है वो आपका होता है क्या? सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर। ओके। इसी तरह से अगर हम असिमेट्रिकल की बात करें, मिक्स्ड ईथर की बात करें, तो असिमेट्रिकल क्या होगा? जहाँ पर ऑक्सीजन एटम से डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एथिल मेथिल ईथर। ओके। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, दैट मीन्स कि जब हम ईथर की नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल हमें रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें नेमिंग करनी है। सेकेंड जो आपका मिक्स्ड और असिमेट्रिकल ईथर है, वहाँ पर देखो आपके दो एल्किल ग्रुप हैं, जिसमें पहला आपका मेथिल ग्रुप है और दूसरा आपका एथिल ग्रुप है। ऑक्सीजन एटम से डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिख रहा है ना? क्या है? पहला मेथिल है और दूसरा क्या है? एथिल है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग करेंगे। सबसे पहले आपका क्या आएगा? एथिल आएगा, तो हमने इसका नाम क्या रखा है? एथिल मेथिल ईथर। ओके। तो जहाँ पर आपके डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं वो आपका अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर होता है। ओके। तो चलो अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर हम देख रहे हैं, जहाँ पर हम कॉमन नाम देखेंगे कि भाई ईथर का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है। तो सिंपल ईथर्स आर नेम्ड एज अ डाई एल्किल ईथर और डाई एरिल ईथर। इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर, नेम ऑफ एल्किल ग्रुप आर इंटर्ड एज सेपरेट वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर आपके दो सेम ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन के साथ,
तो आप वहाँ पर डाई यूज़ करेंगे अगर सेम ग्रुप है तो। जैसे आप सिंपल वाले में देखो, सिंपल ईथर में देखो, आपके ऑक्सीजन के साथ 2 मेथिल ग्रुप मतलब सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसे हमने क्या नेम दिया, डाई मेथिल ईथर। और सेकेंड एग्जाम्पल में दैट मीन्स मिक्स्ड ईथर में 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक में है मेथिल और दूसरे में है एथिल। तो हमने जब नेमिंग किया तो इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आपका क्या है, एथिल, तो इसे एथिल मेथिल ईथर कहा गया। ये तो है भाई इसका कॉमन नेम। आयुपैक नेमिंग की बात करें तो आयुपैक नेमिंग में इसे ऑक्सी, एल्कॉक्सी या एरिलॉक्सी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एक ऑक्सीजन के साथ आपके 2 मेथिल ग्रुप हैं, ऑक्सीजन से 2 मेथिल ग्रुप बॉन्डेड हैं। ओके, तो इसका नाम क्या रखा गया, मेथॉक्सी मीथेन। ओके, तो क्या कहा गया इसे, मेथॉक्सी मीथेन। और यहीं पर अगर इसे कॉमन नेम से बोला जाता तो कॉमन नेम इसका क्या होता, डाई मेथिल ईथर। ओके, आयुपैक सिस्टम के सेकंड एग्जाम्पल में आओ। पहला ग्रुप देखो क्या है, CH3 है, फिर ऑक्सीजन से दूसरा एल्किल ग्रुप क्या है हमारा, एथिल है। ओके, तो नेमिंग, अगर आयुपैक नेमिंग की बात करें तो इसका नेमिंग क्या होगा, मेथॉक्सी। पहला हमारा क्या, मेथेन जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप है, इसलिए मेथॉक्सी एथेन। लेकिन वहीं पर अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो हम इसे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। थर्ड एग्जाम्पल में आओ। पहला ग्रुप आपका है क्या, C6H5, आपका यहाँ पर बेंजीन फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और सेकंड आपका एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो आयुपैक नेमिंग क्या होगी इसकी, आयुपैक नेमिंग होगी एथॉक्सी, क्या होगी, एथॉक्सी बेंजीन। लेकिन वहीं पर अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकल इसे अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, एथिल फेनिल ईथर। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको कॉमन नेम और आयुपैक नेमिंग देखना है। कॉमन नेम में हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन से ग्रुप अटैच है। अगर सेम ग्रुप है तो हम डाई यूज़ करेंगे, डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच है ऑक्सीजन के साथ तो हम अल्फ़ाबेटिकल उसको अरेंज करेंगे। ओके, अब आयुपैक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी आपका ग्रुप अटैच है वहाँ पर आपको ऑक्सी, आपका सफिक्स ऐड होगा ऑक्सी। आयुपैक नेमिंग में आपको ऑक्सी यूज़ करना है। क्लियर है। तो चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब बढ़ते हैं हम इसके प्रिपरेशन मेथड की ओर। तो चलिए फिर अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है आपका विलियमसन सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो हम यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो। एल्किल हैलाइड मतलब आप मेथिल क्लोराइड ले सकते हो, हैलाइड कोई भी हैलोजन ग्रुप ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन। ओके, एल्किल में मेथिल ले लो, एथिल ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ये आप पर है बच्चों, आपको जो एल्किल हैलाइड लेना है आप ले लो। तो चलो हम मेथिल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर मेथिल क्लोराइड लिया। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या है कि जब मेथिल क्लोराइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ईथर प्रिपेयर होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो इंटर कन्वर्जन होगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड और इसे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब हीट करते हैं तो देखो यहाँ का क्लोरीन लो, एल्किल हैलाइड का एक क्लोरीन लो और सोडियम एल्कोक्साइड का सोडियम ले लो। यहाँ पर सेपरेट किया, इसे निकाला, सब्स्टिट्यूट किया, आपका बना क्या, NaCl, और 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गए किससे, ऑक्सीजन से। तो कहने का मतलब ये है कि विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड को जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और यहाँ पर ईथर प्रिपेयर होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि जो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। ओके, ये SN2 टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN2 टाइप। ओके, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं ईथर एल्किल हैलाइड से, जहाँ पर एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट करते हैं और देन आपको गेन होगी क्या, ईथर। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे एल्कोहल से।
अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर हो रहा है, चलो ये देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं ईथर को अल्कोहल से। तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, देखो हमने यहाँ पर मेथनॉल ले लिया है, मेथिल अल्कोहल ले लिया है, 2 मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल लिया है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, मेथिल अल्कोहल को जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो हमें डाई मेथिल ईथर मिल रही है। देखो ऑक्सीजन जिससे आपके 2 सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और वो 2 सेम एल्किल ग्रुप CH3 क्या है आपका, मेथिल ग्रुप है। 2 मेथिल है, 2 मेथिल अटैच है एक ऑक्सीजन से, वो है आपका डाई मेथिल ईथर। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब हम एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 1 की प्रेजेंसी में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं एथेनॉल को, तो आपको क्या मिलेगा, डाई एथिल ईथर मिलेगी। ऑलराइट, और वहीं पर अगर हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल एट सेम कंडीशन पे आपको ईथर नहीं देता है। ईथर की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर आपका प्रोपीन बन रहा है लेकिन ईथर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। किस केस में, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ध्यान दो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में जब उसे हीट करते हैं तो हमें ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसे स्टार लगा के नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखो अल्कोहल से प्रिपेयर किया है ईथर। तो अल्कोहल में हमने एथेनॉल लिया, मेथनॉल लिया, 2 मोल ऑफ मेथनॉल लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में 140 डिग्री पर जब इसे हीट किया तो हमें डाईमेथिल ईथर मिली। और सेम कंडीशन पे जब हमने एथेनॉल लिया तो हमें डाई एथिल ईथर की फॉर्मेशन मिल रही है। बट जब हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्रोपीन मिलेगी, एल्कीन मिल रही है, यहाँ पर आपको कोई भी ईथर की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, चलो नोट डाउन कर लो इसे। हो गया। अब हम आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें ईथर की प्रिपरेशन करनी है। ओके, हो गया ये। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके बच्चों, तो थर्ड है प्रिपरेशन मेथड। ईथर की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं जिसमें थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ईथर प्रिपेयर करेंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ईथर कैसे बन रहे हैं, तो अल्फा हेलो ईथर लेना है। हमने क्या किया, यहाँ पर एल्किल आयोडाइड लिया हुआ है। ओके, तो अल्फा हेलो ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया जाता है। दैट मीन्स कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हाई मेंबर ईथर होते हैं वो हमें मिलती है। ओके, तो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिखा हुआ है, जहाँ पर है आपका क्या, मेथॉक्सी क्लोरोमेथेन। क्या लिया है हमने, मेथॉक्सी क्लोरोमेथेन लिया हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये है आपका मेथॉक्सी क्लोरोमेथेन। मेथॉक्सी क्लोरोमेथेन को हमने CH3MgI, ये हमारा क्या है, CH3MgBr, CH3MgCl या CH3MgI, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, CH3Mg, यहाँ पर आप Cl भी ले सकते हो या फिर I ले सकते हो या फिर Br ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने CH3MgI रखा है जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसे ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में हमें हीट करना है। जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एथिल मेथिल ईथर, CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH3, देखो क्या मिला हमें, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, CH2 CH3 हमारा क्या है, C2H5, दैट मीन्स एथिल है। ओके, नेमिंग क्या होगी इसकी, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 की नेमिंग क्या होगी, एथिल मेथिल ईथर, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल हम यहाँ पर नेमिंग रखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल हमारे यहाँ पर एथिल पहले आ रहा है तो हमने इसका नाम रखा क्या, एथिल, देन मेथिल ईथर। ऑलराइट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें हाई मेंबर्ड ईथर गेन होती है।
ठीक है। तो इसे हमने कैसे प्रिपेयर किया, मेथॉक्सीक्लोरोमेथेन लिया, ग्रिग्नर रिएजेंट से इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में हमने रिएक्ट कराया, हमें मेथिल एथिल ईथर गेन हो गई। क्लियर है? ओके, तो ये तो कुछ मेथड थे ईथर के। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड की, ईथर के प्रिपरेशन की लेबोरेटरी मेथड। इस मेथड को मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपका एक बार रिवाइज करा देती हूँ, यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, ईथर बनाने के लिए, डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हमें क्या करना है, एथेनॉल लेना है। ठीक है, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं तो हमें ईथर मिलती है, डाई एथिल ईथर मिलती है। ओके, तो डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो एक राउंड फ्लास्क है, इस राउंड फ्लास्क में हमने एथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। अच्छा, इसे ना कभी भी हम डायरेक्ट हीट पे, डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे ना, तो इस राउंड फ्लास्क को हमने कहाँ रखा है, सैंड बाथ पे रखा हुआ है। ठीक है, सैंड बाथ पे रख के फिर इसे हम हीट करेंगे। और कब तक हीट करना है, जब तक इसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर अब आपका देखो रिएक्शन तो स्टार्ट हो गया, हमने हीट किया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ से ईथर की वेपर बन रही है, और ईथर की जो वेपर बनेगी उसे हम इस पाइप से होते हुए दूसरे बीकर में इसे कलेक्ट करेंगे। और ये जो दूसरा बीकर हमने रखा है ना, जहाँ पर हम ईथर को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम आइस वाटर पे रखेंगे। दिख रहा है ना डायग्राम में, जहाँ पर देखो आइस लिखा हुआ है। तो इस आइस वाटर पे हम इसको क्या कर रहे हैं, दूसरे बीकर पे हम आइस को, इसको दूसरे बीकर को हमने आइस पे रखा हुआ है, और वहीं पर हम ईथर को कलेक्ट करेंगे। तो ये तो एज अ वेपर आ रहा है, जैसे ये आइस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ये कंडेंस्ड होता है, और कंडेंस्ड होकर हमको लिक्विड फॉर्म में गेन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो, ईथर तो बन रहा है यहाँ पर, नो डाउट ईथर हमें मिल रहा है, लेकिन ईथर के साथ साथ ना सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। अब ये तो भाई इम्प्योरिटीज़ है ना, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इम्प्योरिटीज़ का। तो अब क्या करना है, इस इम्प्योरिटीज़ को हमें दूर करना होगा। तो अब हम आते हैं प्योरीफिकेशन की तरफ। हमें जो डाई एथिल ईथर मिला है उसमें कुछ परसेंट में CO2 होता है और कुछ परसेंट में SO2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। जब हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है CO2 और SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ से दूर हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, ओके, तो इम्प्योरिटीज़ तो दूर हो गई, लेकिन अभी भी ना इसमें मॉइस्चर रहता है, वाटर के कुछ परसेंट इस पे रहते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम 50% कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये वाटर को, मतलब मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मॉइस्ट को ये हटा लेता है, मॉइस्चर को हटाता है। ठीक है, तो भाई जैसे इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड मिला, ये मॉइस्चर को हटा दिया, और शुद्ध ईथर, प्योर ईथर हमें 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और प्योर ईथर हमें 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमें गेन हो जाती है। क्लियर है? ओके ओके देन, तो अब आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर। तो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो इनके लोअर मेंबर होते हैं, जैसे डाई मेथिल ईथर, तो लोअर मेंबर ये जो होते हैं ये गैसेस स्टेज में मिलेंगे आपको। ठीक है, डाई मेथिल ईथर या मेथिल एथिल ईथर, ये सब क्या होंगे, ये आपके लोअर मेंबर होते हैं। तो लोअर मेंबर ऑफ ईथर जैसे डाई मेथिल ईथर हुआ, मेथिल एथिल ईथर हुआ, ये आपको गैसेस स्टेज में मिलेंगे। और वहीं पर हायर मेंबर की बात करें, हायर मेंबर जैसे कि एथिल, डाई एथिल ईथर की बात करें, तो डाई एथिल ईथर आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ओके, वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में गेन होता है। ठीक है, इसके कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है। और बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम देखते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है ईथर का, ईथर के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी वृद्धि होती है। क्लियर है? हालांकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन एल्केन से ज़्यादा होता है। जो आपके
एल्केन होंगे, एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से इनका बॉइलिंग पॉइंट, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल से कम होगा। ओके, एल्कोहल से इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ओके, अगर बात करें इनके सॉल्युबिलिटी की, तो जो लोअर मेंबर ईथर होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट अल्कोहल के जैसे ही होती है, जैसे डाई मेथिल ईथर एथिल अल्कोहल के जैसे ही सॉल्युबल होता है वाटर पे। लेकिन जैसे जैसे ये हाई मेंबर्ड ईथर होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इनका बढ़ता जाएगा, और जो हाई मेंबर्ड ईथर होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो हाई मेंबर्ड ईथर होते हैं उनके जो हाइड्रोकार्बन, ओके, तो ये जो हाई मेंबर्ड ईथर होते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में लेस होती है। होता क्या है कि जो हाई मेंबर्ड ईथर होते हैं इनके जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हाई मेंबर्ड ईथर होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में लेस होती है, और वहीं पर जो लो मेंबर्ड होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होती है। वो वाटर में जैसे अल्कोहल सॉल्युबल होता है उसी तरह से हमारे जो लोअर मेंबर्ड ईथर होते हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो लोअर मेंबर्ड होते हैं, लो मेंबर्ड ईथर जो होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि हाई मेंबर्ड ईथर जो होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, इसीलिए वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और वहीं पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है? ये सब इन सब में जो हमारे हाई मेंबर्ड ईथर होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो जो हाई मेंबर्ड ईथर होते हैं वो वाटर में लेस सॉल्युबल होंगे, और वहीं पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाई मेंबर्ड ईथर सॉल्युबल होते हैं। तो जो आपके हाई मेंबर्ड ईथर जैसे कि डाई एथिल ईथर की बात करें तो डाई एथिल ईथर बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में, इन सब में सॉल्युबल होता है। क्लियर है? अब लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी की अगर बात करें तो जितने भी ईथर हैं वो सब वाटर से हल्के होते हैं। ओके, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब चलो अब हम देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलो बच्चों, अब हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें ईथर की, तो देखो जनरली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो काफ़ी स्टेबल होता है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए हम कुछ ऐसे रिएजेंट का यूज़ करते हैं जिनसे ये टूट जाए। ओके, तो यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें पहला है आपका रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। यहाँ पर हैलोजन एसिड से हमको रिएक्ट कराना है, देखना है कि भाई हमारा जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे टूट रहा है, कैसे, मतलब कौन से रिएजेंट को हम यूज़ करेंगे, कौन सा रिएजेंट इसमें कैसे एक्ट करेगा, कैसे इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और कैसे यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो चलिए पहला है क्या, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो जब किसी भी ईथर को कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड देखो एग्जाम्पल में देख रहे हो, हैलोजन एसिड हमारा या तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों हैलोजन एसिड का यूज़ करना है, या तो हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जब इनके साथ इन्हें रिएक्ट कराया जाता है ईथर को, तो क्या होता है, जो ईथर के बीच जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, या तो अल्कोहल मिलेगा या फिनॉल मिलेगा या फिर एल्किल हैलाइड मिलेगी। ओके, तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, ये नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो है लो टेम्परेचर पर और दूसरा है हाई टेम्परेचर पर। तो दोनों ही कंडीशन पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलती है। तो देखो बेटा एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर हम पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन हमारी कोल्ड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, लो टेम्परेचर में जब ईथर का वन मॉलिक्यूल लिया और जब इसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, देखो दिख रहा है ना, ये ROR मतलब R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड,
O देन R प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। हम लो टेम्परेचर पर ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर आपको एल्किल आयोडाइड मिल रहा है, Ri मिल रहा है। R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, एथिल रख सकते हो, मिथिल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है और साथ ही आपको एल्कोहल भी मिल रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें किसकी फॉर्मेशन मिल रही है, एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर एल्कोहल भी गेन हो रहा है। क्लियर है। तो लो टेम्परेचर पर जब हमने डाई एथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर किसी को भी ले सकते हो, तो यहाँ पर कुछ भी रख लो, या तो डाई एथिल ईथर ले लो या डाई मेथिल ईथर ले लो। जब डाई एथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है एट लो टेम्परेचर, तो आपको क्या मिलेगा, या तो एथिल आयोडाइड मिलेगा और एथेनॉल मिलेगा, या फिर मेथिल आयोडाइड और मेथेनॉल मिलेगी। क्लियर है। वहीं पर सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर पर जब हम ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। सपोज हमने लिया क्या, डाईएथिल ईथर लिया, डाईएथिल ईथर को 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम हीट करेंगे तो हमें एल्किल आयोडाइड या एथिल आयोडाइड मिलेगी और प्लस वाटर, एथिल आयोडाइड और वाटर गेन होगा। लेकिन लो टेम्परेचर पे हम सेम चीज़ को ही रिएक्ट करा रहे हैं। लो टेम्परेचर पे हम एथिल अल्कोहल डाईएथिल ईथर ले रहे हैं और डाईएथिल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें वाटर नहीं मिल रहा है, वहाँ पर वाटर नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमें अल्कोहल मिल रहा है। देखो एल्किल आयोडाइड तो आपको लो टेम्परेचर पर भी मिलेगी, हाई टेम्परेचर पे भी मिलेगी। ओके, तो एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों पर होना है, बट सेकेंड प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर आपको एथेनॉल मिलेगा और हाई टेम्परेचर पर सेकेंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, वाटर। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब हम देखते हैं एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम देखते हैं। हो गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर हमने ईथर की रिएक्शन कराई और अब हम देखते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें है हाइड्रोलिसिस और एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो ईथर को हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें रिएक्ट कराना है और ये देखना है कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हमें गेन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो हम देख रहे हैं क्या सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी हाइड्रोलिसिस और रिएक्शन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हाई प्रेशर पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ईथर को हीट किया जाता है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका जब इसे हम हीट करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और हमें गेन होगी क्या, एथेनॉल या मेथेनॉल, डिपेंड करता है कि हम कौन सा एल्किल ग्रुप ले रहे हैं। तो दैट मीन्स कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं ईथर को तो हमें अल्कोहल मिलता है। किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की। ओके, तो देखो सिंपल ईथर ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंडर प्रेशर गिव 2 मोल ऑफ सेम अल्कोहल। आपको यहाँ पर या तो डाईएथिल ईथर लो, क्योंकि सिंपल ईथर की बात कर रहे हैं ना, ध्यान देना इस बात पे, सिंपल ईथर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, जहाँ पर आपके सेम ग्रुप अटैच हो, सेम ग्रुप अटैच हो। जब सेम ग्रुप अटैच होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो आपका सिंपल ईथर होता है। तो सिंपल ईथर को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट किया तो हमें किसकी फॉर्मेशन हुई, देखो सेम, हमें सेम अल्कोहल यहाँ पर मिल रहा है। देखो गिव 2 मोल ऑफ सेम अल्कोहल, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ सेम अल्कोहल मिल रहा है। तो एग्जाम्पल में देखो CH3OCH3 मतलब डाई मेथिल ईथर लिया, डाई मेथिल ईथर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने यहाँ पर हीट किया तो क्या मिला हमें, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। 2 मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल और 2 मोल ऑफ मेथेनॉल यहाँ पर हमें गेन हो रही है। ठीक है,
वहीं पर नीचे देखो क्या लिखा है, मिक्स्ड ईथर। अब हम मिक्स्ड ईथर की बात करें, अभी तक हमने क्या लिया था, सिंपल ईथर लिया था। अब मिक्स्ड ईथर में देखो एक तरफ हमारा मेथिल ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, एथिल ग्रुप है। तो जब हमने मिक्स्ड ईथर लिया तो हमें किसकी फॉर्म मिलेगा, तो अल्कोहल ही मिलना, हमें अल्कोहल ही है। लेकिन यहाँ पर हम मिक्स्ड ईथर ले रहे हैं, एक तरफ मेथिल ले रहे हैं तो हमें मेथनॉल मिला और दूसरे ग्रुप में हम एथिल ले रहे हैं तो हमें एथेनॉल मिला। क्लियर है? चलो बहुत ही सिंपल सा है बेटा, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, बहुत जल्दी समझ में आएगा। हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं ईथर की, तो हमें फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो सेम ईथर लिया, अगर सेम ईथर यहाँ पर ले रहे हैं तो सेम अल्कोहल ग्रुप मिलेगा। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर आ रहे हैं, एसिटाइलेशन, या इसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। देखो इससे पहले वाले चैप्टर में भी ये था और मैंने इसे बताया था, इस चैप्टर में भी आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखो। ये आपका सेपरेटली पूछता है, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में जो 5 क्वेश्चन देगा उसमें से एक रिएक्शन पूछ लेता है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम ईथर की रिएक्शन देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें एक है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हम एरोमेटिक ईथर ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा ईथर लिया है, एरोमेटिक। एरोमेटिक ईथर क्या होता है, जिसमें एक ग्रुप आपका एरोमेटिक, दैट मीन्स एरिल ग्रुप अटैच हो ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ आपका पहला ग्रुप अटैच है फेनिल, बेंजीन, और दूसरा क्या अटैच है, एल्किल ग्रुप, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम एरोमेटिक ईथर ले रहे हैं। एरोमेटिक ईथर को जब मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है हमें 2 मेथॉक्सी टोलुइन मिल रही है, और मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, 4 मेथॉक्सी टोलुइन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब हम एरोमेटिक ईथर को मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है। माइनर प्रोडक्ट हमें मिलता है 2 मेथॉक्सी टोलुइन और मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा 4 मेथॉक्सी टोलुइन। इसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर इसे एसिटाइलेशन भी कहते हैं। ओके बच्चों, इसे ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे एसिटाइलेशन भी कहा जाता है या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों ये तो था इसका केमिकल प्रॉपर्टी, और अब हम इसका देखते हैं यूजेस, और उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, और अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ ईथर। तो चलो बच्चों, ये है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ ईथर। तो अगर ईथर की यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ एनेस्थेसिया में किया जाता था। इन द पास्ट ईथर वर कॉमनली यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी, बट अब क्या किया गया है, अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है, अब इसके यूज़ में रोक लगा दी गई है। पहले होता था कि हाँ सर्जरी में जब एनेस्थेसिया दिया जाता था तो वहाँ पर ईथर का यूज़ किया जाता था। ओके, सेकेंड इसका यूज़ ये है कि ये सॉल्वेंट के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट के रूप में जैसे कि फैट वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, तो उनके लिए एज अ सॉल्वेंट वर्क करता था। ओके, साथ ही साथ लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ग्रिग्नट रिएजेंट बनाने में, ग्रिग्नट रिएजेंट के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ये अल्कोहल और ईथर का जो मिक्सचर होता है वो पेट्रोल के जो ऑप्शनल पेट्रोल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शनल पेट्रोल, किसका मिक्सचर, अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर। इसके अलावा परफ्यूम बनाने में, ओके, एरोसॉल स्प्रेज बनाने में, इन सब में ईथर का यूज़ होता है।
तो बच्चों ये तो कुछ इसके यूजेस थे। ये था हमारा ईथर, आज का टॉपिक, आज का चैप्टर, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ ईथर से रिलेटेड ओके बच्चों, तो ये तो थे इसके यूजेस और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने ईथर, इसके इंट्रोडक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन, इसके नोमेनक्लेचर को, इसकी प्रिपरेशन मेथड को देखा। उसके अलावा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एंड यूजेस, ये हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसे बार बार रिवाइज करो। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ध्यान से पढ़ो, अपने आप दिमाग में बैठेगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। ओके, तो एक बार अच्छे से इस लेक्चर को और सुनो, इसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के अलावा इसे प्रिपेयर करो, रिवीजन करो, याद करो बस, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।